हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का अपना अगला टॉपिक। फ्रेंड्स कल की वीडियो जो है वो अधूरी रह गई थी, पूरी बन ही नहीं पा रही थी, अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली रियली वेरी सॉरी। आज उसी के पार्ट में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। जितनी भी चीज़ें हैं आज यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा दूंगी। कल हम लोगों ने देखा कि बजट क्या होता है, बजट के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, बजट के प्रकार जैसे कि संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट, ये है बजट के 3 प्रकार। ठीक है, संतुलित बजट को ही एक शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ, संतुलित बजट को ही हम लोग मजबूरी का बजट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बचत नहीं होती है। जितना हमारा इनकम रहता है उतना ही हमारा जो है वह खर्चा हो जाता है, यानी जितना आय और उतना ही व्यय। इसमें कुछ भी हम लोग सेव नहीं कर पाते, या कुछ भी आकस्मिक चीज़ें अगर घट गई, दुर्घटनाएं घट गई, तो क्या होता है, संतुलित बजट जो है वह काम में नहीं आता। इसलिए इसे मजबूरी का बजट, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि मजबूरी का बजट किसे कहा जाता है, तो संतुलित बजट को ही मजबूरी का बजट या फिर काम चलाऊ बजट भी हम लोग कहते हैं। घाटे का बजट, इसमें आय से ज़्यादा क्या हो जाता है, खर्चे हो जाते हैं, इसलिए इसे घाटे का बजट कहते हैं। और इस बजट को हम लोग जो है वह इससे बचते हैं, इस तरीके के बजट बनाने से। ठीक है, बचत का बजट सबसे अच्छा बजट होता है, बचत का बजट, जिसमें कि चीज़ें आय से जो है हम लोग कम खर्च करते हैं, इसलिए भविष्य के लिए या किसी आकस्मिक खर्च के लिए जो है वह बचे रहती है, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो इसी को बचत का बजट कहते हैं। और यही सबसे अच्छा बजट जो है वह माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक आदर्श पारिवारिक बजट क्या होता है। परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। इसमें आय तथा व्यय की योजना निश्चित अवधि के लिए की जाती है, यानी कि हमारी आय जितनी है उसी के हिसाब से व्यय करेंगे। और एक जो टाइम होता है, जैसे कि मंथली, हमें प्रायः हम लोग क्या करते हैं, मंथली बजट बनाते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी क्या आती है, मंथली ही आती है। इस हिसाब से हम लोग मंथली बजट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो खर्चे हैं वो अपने पूरे महीने के हिसाब से एक लिस्ट बनाते हैं, उसी के हिसाब से सामान खरीदते हैं और फिर अपने आय के हिसाब से ही हम लोग खर्च करते हैं। ठीक है, आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना ही क्या है, आदर्श बजट का एक गुण है। अब यहाँ से देखिए, बजट 3 भाग के होते हैं। बजट के कितने भाग हैं, तो बजट के 3 भाग हैं। पहला है प्रारंभिक बजट, दूसरा है अनुमान भाग या मध्य भाग, तीसरा है अंतिम भाग। अब देखिए, प्रारंभिक बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्रारंभिक बजट में आती है, जैसे कि जब भी हम लोग बजट बनाएंगे तो क्या देखेंगे, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, यानी कि कितने लोगों के हिसाब से हमें बजट बनाना है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो प्रारंभिक बजट में हम लोग परिवार के सदस्यों की पहले संख्या देखेंगे, उसके बाद परिवार की आय, यानी कि परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी इनकम कितनी है, उनको ही मिला के क्या करेंगे, हम लोग बजट बनाएंगे। क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग अपना जो है वो खर्च जो है वो डिसाइड करेंगे ना, कि कितनी चीज़ें हमें खर्च करनी है, किस पर खर्च करनी है। बजट मासिक है या वार्षिक, ठीक है, बजट मासिक है या वार्षिक है, ये भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। कुछ चीज़ें होती है जो हमें मंथली चाहती हैं, और कुछ चीज़ें होती है जो हम ईयरली खरीदते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मंथली बजट है और या फिर वार्षिक बजट है, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गया प्रारंभिक भाग में। ठीक है, पहले भाग में। अब दूसरे भाग में देखिए, मुख्य मदों का ज्ञान। अब ये मद क्या है, तो देखिए, मद वो है जिन पर हमें खर्च करना है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, बिजली, ठीक है, मकान का किराया, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे मद है। इन्हीं मदों के आधार पर ही तो हम लोग बजट बनाते हैं। तो मुख्य मदों का ज्ञान, यानी कि किन किन चीज़ों पर हमें खर्च करना है। दैनिक हिसाब किताब, यानी कि अगर एग्जाम्पल ले लीजिएगा, अगर सामान अगर एक दिन में इतना खर्च हो रहा है तो पूरे महीने में कितना खर्च लगभग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूध हम लोग ले रहे हैं तो 2 लीटर अगर एक दिन में खर्च हो रहा है तो एक महीने में उस हिसाब से कितना लीटर खर्च होगा, उसी का हिसाब किताब। ठीक है, तो कौन सी चीज़ कितनी जो है एक दिन में खर्च हो रही है, अगर एक दिन में अगर इतनी खर्च हो रही है तो पूरे महीने में वो चीज़ कितनी खर्च हो सकती है, ये इसका हिसाब किताब रखना। ठीक है, अपने मदों का ज्ञान रखना, फिर हिसाब किताब करना, फिर वस्तुओं का मूल्य तथा व्यय किए गए धन का अनुमान, यानी कि जो खर्चे हैं उनका पूरी तरीके से अनुमान लगा लेना कि इतने खर्चे जो है वह हमें एक महीने में इतने खर्चे जो है हमारे हैं। ठीक है, अब अंतिम भाग में क्या होता है, विभिन्न मदों पर कुल व्यय प्रतिशत, यानी कि सभी मदों पर, यानी सभी चीज़ों को मिलाकर कितना % जो है वह हम लोगों ने खर्च किया, और आय में से व्यय घटाकर बचत को ज्ञात करना। लास्ट में क्या करेंगे, हमारी जो सैलरी है, हमारी जो इनकम है, उसमें से हमने जितना भी खर्च किया है पूरे महीने में, जो खर्च है उसको फिर
आय में से घटा देंगे। अगर चीज़ें बच जाती हैं, अगर धन बच गया तो क्या होगा, वह बचत का बजट हो गया। अगर जितना इनकम है और उतना ही खर्च हो गया तो क्या हो जाएगा, वह संतुलित बजट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर ज़्यादा खर्च हो गया, आय कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा घाटे का बजट। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पारिवारिक बजट के मुख्य मद, यानी कि किन किन चीज़ों पे हम लोग जो है वह खर्च करते हैं, बजट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए है भोजन। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसमें वे वस्तुएं आती हैं जिनको भोज्य पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि आटा, नमक, दाल, चावल, दूध, मछली, फल, आटा, जितनी भी खाद्य पदार्थ सामग्री है वह सब इसी के अंतर्गत आएंगे। ईंधन और रसोई घर के उपकरण भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि रसोई में यूज होने वाली सभी चीज़ें भोजन के अंतर्गत आएंगी, भोजन के मद के अंतर्गत आएंगी। ठीक, अब देखते हैं वस्त्र। वस्त्र व्यक्ति की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के कपड़े, जूते, देखिए वस्त्र है तो केवल वस्त्र नहीं, वस्त्र के साथ साथ क्या आएगा, कपड़ों के साथ साथ जूते, चप्पल, पर्दे, चादर, तौलिए, कुशन कवर, सिलाई, जितनी भी चीज़ें वस्त्र से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, वस्त्र के अंतर्गत। ठीक है, कपड़े धोने की मशीन, धुलाई, धोबी, प्रेस आदि भी किस्मत के अंतर्गत आ जाएगा। आदि बाकी सारी चीज़ें भी वस्त्र के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी जो कपड़े धोने की मशीन है, इस्त्री करना यानी आयरन, वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत जो है वह आ जाएंगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा मद है आवास। ठीक है, व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता है आवास, यानी कि घर। तो मकान आदि की व्यवस्था इसी मद के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे मकान का किराया, मकान की मरम्मत, गृह कर इत्यादि, जो है मकान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वह सब आवास मद के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें है तो उसमें नहीं होगा। ठीक है, अब एजुकेशन आ गया। चौथा है एजुकेशन। बच्चों की पुस्तकें, कापियाँ, विद्यालय का शुल्क इत्यादि, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की जितनी भी चीज़ें आती हैं वह इसी के अंतर्गत आ जाती है। बच्चों की पुस्तकें, कापियाँ, बैग, बॉटल, टिफ़िन, बॉक्स, ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत जो है वह आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य संबंधी व्यय, यानी हेल्थ पे हम लोग कितना खर्च करते हैं। तो परिवार में सदस्यों के बीमार होने पर उसकी चिकित्सा पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित किया जाता है। अन्य आवश्यकताओं के समान चिकित्सा के लिए भी कुछ धन अवश्य निश्चित करके रखने आवश्यक होते हैं। ठीक है, चाहे ज़रूरत पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वह हेल्थ से रिलेटेड धन को बचा के रखना चाहिए, क्या पता कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अन्यथा अचानक बीमारी आ जाने पर उस पर खर्च करने के कारण परिवार का सारा बजट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा महीने में थोड़ा बचा के रखिए, किसके लिए, हेल्थ के लिए। अगर खर्च हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वह बाद में काम आएगा। ठीक, तो हेल्थ को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एक आवश्यक मत है। छठा है व्यक्तिगत व्यय। चिकित्सा, मनोरंजन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, पान, सिगरेट, ये जो जितना भी अगर पर्सनल खर्चे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे पर्सनल खर्चे हैं। ठीक है, श्रृंगार सामग्री आदि पर होने वाला व्यय जो है वह व्यक्तिगत व्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं आखिरी मत कौन कौन सा है। तो देखिए, इसमें गृह कर, जल कर, विद्युत कर आदि जो है वह शामिल है। अन्य व्यय में क्या क्या है, तो गृह कर, जल कर, यानी जितने भी टैक्सेस जो है वह अन्य मद के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, बिजली के यंत्र, फ्रिज, टेलीविज़न, पंखा, कूलर, शैम्पू आदि व्यय भी अन्य व्यय में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगर हम लोग बजट पढ़ रहे हैं और एंजिल के नियम को न पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंजिल के नियम में। ठीक है, तो जो एंजिल है, एंजिल ने कैसा नियम दिया है, तो एंजिल ने देखिए हिस्टोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। खम्भ चित्र जिसे कि हम लोग कहते हैं, तो हिस्टोग्राम के थ्रू इन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि कौन सा वर्ग जो है वह किस पे ज़्यादा धन खर्च करता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक साइड में दिया है, ये मद दिया है जो कि भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन और प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है वो अन्य व्यय। ठीक है, तो इन्होंने कितने मद दिए हैं, तो 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 मद को लिया है और इधर जो है वो प्रतिशत दर्शाई है। और यहाँ पर देखिए धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, यानी कि इन्होंने 3 वर्ग पर अपना रिसर्च किया है और ये जो है हिस्टोग्राम खम्भ चित्र जो है वह प्रेजेंट किया है। अब देखिए एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, इसी से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो देखिए धनी वर्ग है,
धनी वर्ग अपने भोजन पर, ध्यान से सुनिएगा, धनी वर्ग अपने भोजन पर अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय करता है? तो करता है 50%। धनी वर्ग अपनी आय का 50% जो है वह भोजन पर व्यय करता है, जबकि मध्यम वर्ग कितना करता है? 55%। और मजदूर वर्ग कितना करता है? तो 60% भोजन पर व्यय करता है। कहने का मतलब यह है कि जो धनी वर्ग वाले होते हैं वह भोजन पर कम और मजदूर वर्ग भोजन पर सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं। क्यों? क्योंकि जो धनी वर्ग हो जाते हैं फिर वो किस पे व्यय करते हैं? तो वो दिखावे पे व्यय करना ज़्यादा जरूरी समझते हैं भोजन की अपेक्षा, ठीक है, तो दिखावा करते हैं। जबकि मजदूर वर्ग के लिए क्या है? मजदूर वर्ग के लिए उसकी पहली आवश्यकता क्या हो जाती है? भोजन हो जाती है, क्योंकि धनी वर्ग को बहुत ही आराम से सारी चीज़ें भोजन मिल जाती है, इसलिए वो उस पर व्यय नहीं करते हैं, वो अन्य चीज़ों पे फिर व्यय करते हैं। जबकि मजदूर वर्ग क्या करता है? उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता भोजन की होती है, इसलिए वह अपनी आय का 60% किस पे व्यय करता है? तो भोजन पर करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि धनी वर्ग सबसे ज़्यादा किस पर व्यय करता है? तो दिखावे पे व्यय करता है। अभी आगे आप लोगों को चीज़ें जो है और क्लियर हो जाएंगी। प्रतिशत याद रखिएगा कि धनी वर्ग कितना करता है, मध्यम वर्ग कितना करता है और जो है मजदूर वर्ग कितना प्रतिशत व्यय अपने भोजन पर करता है। क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आएंगे एंजिल के नियम से। ठीक है, अब देखिए वस्त्र पर इन्होंने, देखिए वस्त्र पर व्यय किया गया है तीनों ने, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, तीनों का ही प्रतिशत यहाँ पर 18% ही दिखाया गया है, यानी कि ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ठीक है, वस्त्र पर तीनों ने एक जैसा जो है वह खर्च करते हैं इनके अनुसार, एंजिल के अकॉर्डिंग। मकान पर भी तीनों वर्ग के लोग जो है वह एक जैसा खर्च करते हैं 12%। ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत? तो 12%। वस्त्र पर 18%, मकान पर 12%, साथ ही साथ ईंधन या और प्रकाश, यानी कि जो हमारे गैस चूल्हा है, ईंधन और प्रकाश बिजली, इस पे 5%। ये भी क्या है? ये भी इक्वल है, तीनों वर्ग जो है वह बराबर खर्च करते हैं अपनी आय का। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं भोजन और अन्य व्यय पर। ध्यान दीजिए, अब देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कौन व्यय करता है? तो सबसे ज़्यादा व्यय करता है धनी वर्ग। एजुकेशन पे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा खर्च धनी वर्ग करता है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छे, सबसे महंगे स्कूल में पढ़े। ठीक है, और जबकि मजदूर वर्ग क्या कहेगा? मजदूर वर्ग के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी? उसका भोजन, पहले उसका पेट भरेगा तभी तो वो बाकी चीज़ों को देखेगा। तो इसलिए मजदूर वर्ग सबसे कम खर्च करते हैं अपने हेल्थ पर, अपनी शिक्षा पर, बाकी सारी चीज़ों पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? धनी वर्ग सबसे कम, कहाँ? भोजन पर सबसे कम कौन खर्च करता है? तो धनी वर्ग, जबकि बाकी चीज़ों पर सबसे अधिक खर्च करता है धनी वर्ग। शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर सबसे सर्वाधिक खर्च करता है धनी वर्ग, क्योंकि वह चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी जगह जाए, इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जो है वह कर सकता है। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो है वह इक्वल रहता है, वह हर चीज़ में जो है वह कहीं भी न अवसर सबसे ज़्यादा, वह कहीं भी कोई भी मध्यम वर्ग जो है वह मध्यम में ही है, न तो बहुत कम खर्च कर रहा है न तो बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग कितना कितना प्रतिशत अपनी आय का खर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू एंजिल। एंजिल के नियम के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ग कितना खर्च करता है किन मद पर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए एंजिल के सिद्धांत की आलोचना से भी क्वेश्चंस हमेशा निकल के आते हैं, अब उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इनकी आलोचना, सबसे पहले देखिए मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन पर कुछ अधिक व्यय जो है वह निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी कि हम लोग, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया कि जो है 50% धनी वर्ग करता है, 55% जो है मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग कितना करता है? 60%। ये भोजन का व्यय है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया गया है कि यानी कि कुछ ज़्यादा ही खर्च जो है वह भोजन पर किया जाता है, इतना नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है मकान का किराया मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के हिसाब से क्या है? काफ़ी कम है। मकानों पर उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। बात सही है क्या? एक जैसे मकान में सब लोग रहते हैं नहीं, गरीब वर्ग का मकान अलग रहेगा, मध्यम वर्ग के मकान जो है उसके हिसाब से रहेंगे, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, और उच्च वर्ग के मकान का किराया क्या है उसके हिसाब से रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लोग झुग्गी झोपड़ी या गरीब वर्ग जो है वो फ्लैट में रहे, नहीं ना है। तो जो फ्लैट में रहेंगे उनके किराया अलग, जो घर में रहेंगे उनका किराया अलग, और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका किराया क्या होता है? वह अलग होता है। तो इस हिसाब से जो है एंजिल को मकान का मद जो है उस पर भी अलग अलग जो है
उस हिसाब से बांटना चाहिए, एक जैसा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कितना रखा है, तो उन्होंने मकान पे मद रखा है 12%। कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, तो 12%, जो कि क्या है, जो कि गलत है। तीसरा है, मध्यम व उच्च वर्गीय परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की मदों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। तो बहुत अधिक खर्च करते हैं, जबकि इसमें कितना कम दिखाया गया है। इन्होंने कितना दिखाया है, सिर्फ जो है 15% ही खर्च करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग जो है वह शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर कुछ ज़्यादा ही खर्च करते हैं। ये इनकी आलोचना है। ठीक है, एंजल के सिद्धांत के अनुसार परिवार की आय बढ़ने पर भी प्रकाश व्यवस्था पर व्यय का प्रतिशत मान नहीं बढ़ता है, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि आय में वृद्धि होने पर प्रकाश व्यवस्था के प्रतिशत यानी व्यय के प्रतिशत में भी वृद्धि होती है। यानी लाइटिंग जो होती है, जब आय बढ़ने लगता है तो हम लोग अपने घर को और भी सुंदर सजाने लगते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, प्रकाश व्यवस्था और अधिक करनी पड़ती है और व्यय भी अधिक होने लगता है। ठीक है, तो इनको ये चीज़ भी अलग से दिखानी चाहिए, एक जैसा ही इन्होंने दिखा दिया है। कितना, 5%। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन तो यहाँ मिलता है, यहीं से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एंजल के बजट में क्या चीज़ नहीं है। तो एंजल के निर्धारित बजट में बचत का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप लोग बजट का हिस्टोग्राम, अगर खंभ चित्र देखें, तो पूरा खर्च मिला के पूरा 100% हो जाता है। यानी कि जितना हमारा इनकम उतना ही हमारा क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। जितनी हमारी आय उतना ही हमारा व्यय जो है वह हो जाता है। तो बचत का कोई भी प्रावधान एंजल के नियम में नहीं दिखाई देता है। पूछ लेता है एग्जाम में कि एंजल में के बजट में क्या चीज़ नहीं है, तो एंजल के बजट में बचत का कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि आजकल बचत का बजट ही एक महत्वपूर्ण जो बजट है। अतः डॉक्टर एंजल के प्रस्तावित बजट में बजट के अनुसार परिवर्तन करना जो है वह आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातों का ध्यान रख के हमें बजट बनाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपने परिवार की अति आवश्यक आरामदेह एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करनी, लिस्ट बना ले किन किन चीज़ों को हमें ज़रूरी है, पहले उनकी लिस्ट बनाए, फिर जो थोड़ी कम ज़रूरी है उसे दूसरे नंबर पर, इस तरीके से जो है वह लिस्ट बनाए। फिर पारिवारिक बजट बनाते समय आय और व्यय को बारीकी से रखें। यानी कि हम सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारी आय कितनी है, उसी के हिसाब से हम लोग खर्च करेंगे, जो संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। पारिवारिक बजट में आय और व्यय का संतुलन होने के साथ साथ थोड़ी बहुत बचत का भी प्रावधान अवश्य होना चाहिए, कि बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना आता गया उतना ही हम लोग खर्चा कर दें। बजट बनाते समय परिवार के सदस्यों की रुचि का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके चले आए, पूछ के लेना चाहिए कि किसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि किसी को कोई शैम्पू पसंद आता है, किसी को कोई शैम्पू पसंद आता है, तो उस हिसाब से ही, रुचि के हिसाब से ही जो है चीज़ों को खरीदनी चाहिए। परिवार के अनुकूल सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दें। बजट बनाते समय अंतिम रूप से इस ओर भी ध्यान दें कि बजट से परिवार के सदस्यों को अधिकतम सुख और संतुष्टि की अनुभूति हो। बजट ऐसा होना चाहिए, एक तो बचत का भी बजट होना चाहिए, दूसरा कि बजट बनाए तो दूसरे भी उससे संतुष्ट रहे। ऐसा नहीं कि दूसरों को असंतुष्ट करके हम लोग बस सामान खरीद लें। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो ये सब बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो फ्रेंड्स, खत्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की चीज़ें पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोग जुड़ेंगे, अगर ज़्यादा जुड़ेंगे तभी मैं लाइव आऊँगी, और लाइव जब करने लगूँगी तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा और चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज में। ठीक है, इस चैनल को और प्रमोट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।